हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हमारा आज का विषय है रीति काल की रीति सिद्ध श्रेणी, जिसका पार्ट 2 आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 37 से। इससे पहले के प्रश्न हम पिछले पार्ट में कर चुके हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 37, ध्रुव पद गायन। ध्रुव पद गायन का संबंध किस भाषा से है? तो दोस्तों, ब्रज भाषा से। ब्रज भाषा से ध्रुव पद गायन का संबंध है। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 है दोस्तों, रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी कवि यानी अग्रणी कवि कौन है? तो दोस्तों, सेनापति। रीति सिद्ध मुक्तक कवियों में अग्रणी कवि सेनापति हैं। ठीक है, याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि हैं ये। इनसे पहले हमने बिहारी लाल के बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं कवि सेनापति और बाकी के कवि। अगला प्रश्न है 39, रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि कौन से हैं? तो दोस्तों, कवि सेनापति रीतिकालीन कवियों में प्रकृति वर्णन की दृष्टि से अद्वितीय कवि माने जाते हैं और यही इनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 40, कवि सेनापति की रचना कौन सी है? तो दोस्तों, कवि सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर कवि सेनापति की रचना है। प्रश्न संख्या 41, सेनापति की रचना कवित्त रत्नाकर में किसके वर्णन की वजह से हिंदी साहित्य में अनुपम माना गया है? फिर से सुनिए, सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर में किसके वर्णन की वजह से, ऐसा क्या वर्णन हुआ कवित्त रत्नाकर में जिसकी वजह से यह रचना हिंदी साहित्य में अनुपम मानी गई? कौन सी? कवित्त रत्नाकर। तो दोस्तों, इसमें क्या खास था देखते हैं। नायिका भेद, विरह के प्रसंग में षड ऋतु वर्णन और चमत्कार चारुत्व। 3 बातें थी इसमें। क्या क्या? नायिका भेद, दूसरा विरह के प्रसंग में षड ऋतु वर्णन और तीसरी बात चमत्कार चारुत्व। ये 3 बातें थी जो कि कवित्त रत्नाकर में थी, जिसके कारण यह हिंदी साहित्य में अनुपम कृति मानी गई। और किसकी थी ये? सेनापति की। ठीक है, तो ध्यान रखिए, षड ऋतुओं की बात आ गई तो प्रकृति वर्णन तो अपने आप ही हो गया। ठीक है, इसलिए प्रकृति के कवि भी माने गए हैं। कौन? कवि सेनापति। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, ध्यान दीजिए, किस कवि के समान अन्य कवियों द्वारा रीति काल में ऋतु वर्णन नहीं किया गया है? तो दोस्तों, सेनापति के समान, यानी सेनापति के समान जो अन्य कवि हैं रीति काल में उन्होंने ऋतु वर्णन नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए यह प्रकृति के कवि भी माने गए हैं। प्रकृति वर्णन के सबसे अनुपम कवि कौन? कवि सेनापति। ठीक है, तो इनके समान किसी अन्य रीतिकालीन कवि ने ऋतु वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न है 43, सेनापति की रचनाओं में किसकी अद्भुत क्षमता है? तो दोस्तों, श्लेष चमत्कार की। सेनापति की रचनाओं में श्लेष चमत्कार की अद्भुत क्षमता है। अगला प्रश्न है 44, रसनिधि का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों, अभी तक हमने देखे सेनापति, अब हम देखते हैं रसनिधि। तो रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। पृथ्वी सिंह। किसका वास्तविक नाम? रसनिधि का। प्रश्न संख्या 45, रसनिधि की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों, रसनिधि की प्रमुख रचनाएं रत्न हजारा, रसनिधि सागर और 12 मासा। फिर से सुनिए, रतन हजारा, रसनिधि सागर और 12 मासा, ये सभी रसनिधि की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, और 12 मासे नाम से
और भी रचनाएं हैं, ठीक है। 12 मासा वर्णन पूछा जाता है, जो कि पद्मावत में भी किया हुआ है जायसी ने, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है आपको बिल्कुल भी, बीसल देव रासों में भी है, ठीक है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा है, वहाँ पे वर्णन था, सही है, लेकिन यहाँ पे कृति का नाम है 12 मासा, और ये किसकी है? रस निधि की कृति है, ठीक है। अगला प्रश्न है 46। रस निधि की किस रचना में बिहारी सतसई की तरह दोहा छंद है? तो दोस्तों रस निधि की रचना रतन हजारा में बिहारी सतसई की तरह ही दोहा छंद है। यानी ये भी पूछ सकते हैं सीधे सीधे कि रतन हजारा यानी रस निधि कृत रतन हजारा किस छंद में है? तो आप बताएंगे दोहा छंद में। प्रश्न संख्या 47। रसनिधि कृत रसनिधि सागर पर किसका अधिक प्रभाव है? तो दोस्तों फारसी का अधिक प्रभाव है रसनिधि सागर पर, ठीक है। और ये किसकी रचना है? रसनिधि की। प्रश्न संख्या 48। कवि पजनेस की फुटकल कविताओं का संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों कवि पजनेस की फुटकल रचनाओं से संबंधित कविताओं का संग्रह पजनेस प्रकाश है, ठीक है। याद रखिए उन्हीं के नाम से है, कवि पजनेस के, ठीक है, पजनेस प्रकाश। और ये कैसा काव्य संग्रह है? फुटकल रचनाओं का, ठीक है। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अलग से। अगला प्रश्न है कवि पजनेस की रुचि किसमें अधिक थी? तो दोस्तों कवि पजनेस की जो रुचि थी वो सबसे ज्यादा नखशिक वर्णन में थी। नखशिक वर्णन में कवि पजनेस की रुचि ज्यादा थी, ठीक है। प्रश्न संख्या 50। कवि पजनेस के छंदों में किन शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है कवि पजनेस के छंदों में, ठीक है, छंदों के शब्दों में, ठीक है। ध्यान से सुनिए, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है कवि पजनेस के छंदों में, यही सही है, ठीक। प्रश्न संख्या 51। रीति सिद्ध कवियों में किस कवि का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है? तो दोस्तों रीति सिद्ध कवियों में कवि द्विजदेव का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है रीति सिद्ध कवियों में, ठीक है। तो इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो सभी कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन प्रश्न कौन से इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। अगला प्रश्न है 52। रीति सिद्ध कवियों में अंतिम प्रसिद्ध, यहाँ पे प्रसिद्ध थोड़ा गलत है, ठीक है, अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि कौन से हैं? तो दोस्तों रीति सिद्ध कवियों में अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि द्विजदेव हैं। कवि द्विजदेव अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, रीति सिद्ध कवियों में पूछा जा रहा है अंतिम प्रसिद्ध श्रृंगारी कवि, वो भी, ठीक है। अंतिम कवि नहीं पूछ रहे, अंतिम श्रृंगारी कवि पूछ रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को समझने की कोशिश किया करो, कैसे पूछ रहे हैं वो, ठीक। तो कवि द्विजदेव। तो दोस्तों हमने प्रश्न 52 देख लिया है अभी। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 53। कवि द्विजदेव का पूरा नाम क्या था? तो दोस्तों कवि द्विजदेव का पूरा नाम महाराजा मानसिंह द्विजदेव था, ठीक है। महाराजा मानसिंह द्विजदेव था। अब पता चला कि महाराजा मानसिंह कौन थे, तो कवि द्विजदेव ही महाराजा मानसिंह थे, ठीक है। याद रखिए महाराजा मानसिंह कवि द्विजदेव का पूरा नाम है, ठीक है, ठीक है। याद रखिए महाराजा मानसिंह द्विजदेव। प्रश्न संख्या 54। कवि द्विजदेव की रचनाएं कौन सी हैं? तो दोस्तों श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लत्तिका कवि द्विजदेव की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 55। कवि द्विजदेव ने अपनी रचनाओं में किसका सरस व मनोहर वर्णन किया है? तो दोस्तों ऋतु वर्णन इन्होंने सरस व मनोहर रूप से किया है, ठीक है। तो किसने? कवि द्विजदेव ने। प्रश्न संख्या 56। किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है? तो दोस्तों कवि गोरेलाल ने वीर रसात्मक
प्रबंध काव्य लिखा है। ठीक है, ध्यान रखिए, वीर रसात्मक प्रबंध काव्य, कवि गोरेलाल। प्रश्न संख्या 57, रीति काल के कवियों को आचार्य ना मानने के कौन कौन से कारण हैं? यानी कि रीति काल के जो कवि हैं उन्हें आचार्य क्यों नहीं माना गया, क्या वजह थी? तो देखते हैं। सबसे पहले एकांगी एवं सीमित ज्ञान, एकांगी एवं सीमित ज्ञान। दूसरा है सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव, सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव। फिर है मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन न कर पाना। ठीक है, यानी मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन न कर पाना भी एक कारण है। तो 3 कारण देखे हमने कि जिसकी वजह से रीतिकालीन कवियों को आचार्य नहीं माना गया। पहला कारण एकांगी एवं सीमित ज्ञान, दूसरा सूक्ष्म विवेचन शक्ति का अभाव, तीसरा मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन न कर पाना। ठीक है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रश्न संख्या 58, ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 58, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के ग्रंथकारों को कवि शिक्षक आचार्य माना है, यानी कवि भी थे और शिक्षक भी थे। ठीक है, कवि शिक्षक आचार्य, कितनी अच्छी, देखो 3 शब्दों में पूरी विशेषताएं सिमट कर रख दी है इन्होंने, डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, कवि शिक्षक आचार्य माना है रीतिकाल के ग्रंथकारों को। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।